हम मिडिल क्लास लोग की सैलरी पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, महीने में बस एक बार आती है और धीरे धीरे करके छोटी होते होते मात्र 15 दिनों में गायब हो जाती है। अब चांद तो धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो गया तो अगले 15 दिनों के लिए उधार कर्जे या बच्ची कुची सेविंग से निकालना पड़ता है। पर क्या कोई ऐसा तरीका है कि यह पैसा धीरे धीरे घटने की बजाय बढ़ता चला जाए और बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करके हमें अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम दिला दे। देखो बफ का कहना है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कुछ बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस बाकी लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन होना है। यानी थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप इन्वेस्ट करने पर ध्यान दो तो कुछ ही सालों में जो आपको अमीर बना देगा वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऋषभ और आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो शौर्य, ऋषभ और आकाश तीन दोस्त रायपुर से मुंबई आए। आंखों में नौकरी के अलग अलग सपने लिए तीनों के पास अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ ही अमीर होने का सपना भी। ऋषभ का शुरू से ही रियल एस्टेट की तरफ इंटरेस्ट था और आकाश का स्टॉक मार्केट की तरफ। तो वहीं शौर्य सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बनाना चाहता था। शौर्य को लाइफ में हर चीज जल्दी चाहिए थी और लकीली तीनों में सबसे पहले नौकरी लगी भी। तो शौर्य की महीने की 30,000 तनख्वाह पे मुंबई में शौर्य ने सारे सपने पूरे करने का डिसीजन बना लिया। मुंबई का पार्टी कल्चर, लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पना और अलग अलग डेस्टिनेशन शोरे को भी भाग गए और वह हर महीने ये सारी चीजें जरूर एक्सप्लोर करता। 23 साल का शौर्य अब ज्यादा समझदार और इंडिपेंडेंट हो चुका था। उसे फैमिली तो चलानी नहीं थी, बस अपना करियर बनाना था। इसलिए उसने ऋषभ और आकाश से अलग रहने का डिसीजन लिया, जहां उसके बाकी ऑफिस कलीग भी रहते थे। आए तो तीनों साथ थे, पर शौर्य अब अपने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में एक अपार्टमेंट में रहने लग गया था, जहां का रेंट था 10 से 12,000 और यह जगह उसके ऑफिस से नजदीक भी थी। वहीं आकाश और ऋषभ ओल्ड पनवेल में रहते थे, जहां रेंट और प्रॉपर्टीज काफी सस्ते और अपॉर्चुनिटी ज्यादा। अब ऋषभ को शुरू से रियल एस्टेट में इंटरेस्ट था और जब वो पनवेल शिफ्ट हुआ तो शुरू के 3-4 महीने ने उसके पास नौकरी नहीं थी। वो अपने पिताजी से पैसे मंगवा कर अपना खर्चा चलाता। अब ऋषभ सिर्फ नौकरी ही ढूंढ रहा था। वह पनवेल में और नवी मुंबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर स्टडी कर रहा था। 2009 में 23 साल का ऋषभ 10 रुपए की चायर और वड़ा पाव पर गुजरा करके इतनी इंफॉर्मेशन हासिल कर चुका था कि बस उससे एक बड़ी न्यूज और एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। ऋषभ को पता चला कि नई मुंबई अगले 10 से 15 सालों में खूब डेवलप होने वाली है। यहाँ मेट्रो आने वाली है और यह ओल्ड पनवेल भी नवी मुंबई के डेवलपिंग हिस्सों में आने वाला है। तो ऋषभ ने रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी पकड़ी, जहां उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मात्र 15 लाख रुपए। कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था और वहां लैंड अलॉट हो रहे थे। ऋषभ ने अपने पापा को फोन करके 1 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और यह वादा किया कि 10 साल के अंदर अंदर यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है और हम इसी 3-4 प्रॉपर्टी खरीद के पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब एक इंडियन फादर कहाँ मानने वाले थे, पर कैसे भी करके ऋषभ ने उन्हें डलवा लिए। साल 2011 में वह प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई। उसके साथ ही वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्शन, स्कूल बना। ऋषभ ने वो प्रॉपर्टी रेंट पर डाली और 2 पर का रेंटल यील्ड निकाला। अब ऋषभ की प्रॉपर्टी का दाम बढ़ते जा रहा था और शुरुआती 5 सालों में उसकी प्रॉपर्टी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 31,000 हो चुकी थी और उसे मंथली 20 लाख रुपए रेंट आने लग गया था। साथ ही उसकी जॉब भी अच्छी होती जा रही थी। यह दिखाता है कि ऋषभ ने पैसा कमाने से भी पहले उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जहां उसको फ्यूचर में इनकम आती रहे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य 2011 में 25 साल का हो चुका था और अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसे मुंबई की फ्लेशी कल्चर की आदत लग चुकी थी
और अब वो लाइफ के बड़े बड़े परचेस बिना कुछ सोचे समझे करने लग गया था। 50,000 सैलरी होने के बाद और 3 साल नौकरी करने के बाद शौर्य हर वो काम करने लग गया था जो उसके कलीग किया करते। उसके दोस्तों ने गाड़ी खरीदी तो शौर्य का भी मन हुआ कि अपनी गाड़ी ली जाए। भाई साहब शोरूम में जाते हैं और इन्हें पसंद आती है लाख की सडन गाड़ी। अब लाख एक साथ तो नहीं थे तो बनवा ली आई। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि रेंट के साथ साथ शौर्य का 1 रुपया जका एक और फिक्स्ड खर्चा हो गया है। 50,000 की सैलरी में शौर्य 12,000 रेंट पे करता था और 12,000 गाड़ी की ईएमआई यानी 24 से 25,000 का खर्चा फिक्स्ड। अब गाड़ी आ गई थी, महंगी बातचीत हो गई थी, तो अब तो जीवन में किसी हमसफर का आना बनता था। और लाइफ पार्टनर आते ही शौर्य ने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उसके पास बहुत पैसा है और वह खूब पार्टी और मजे करता है। शौर्य के पार्टनर ने भी अपने मन में शौर्य के लिए वही इमेज बना ली और अब शौर्य के पास 25,000 एक्स्ट्रा बचते भी थे। अब वो भी नहीं बच रहे थे। धीरे धीरे टाइम बीता। शोर अच्छी जॉब की तलाश में स्विच करता रहा। उसने अपनी फैमिली बनाई, शादी करी, पर इस बीच में वो जब भी अपने दोस्तों के बारे में सोचता तब उसे यही लगता कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ और वो लोग अभी वहीं के वहीं पड़े हुए होंगे। फाइनली 11 साल काम करने के बाद जब शोरे 36 साल का हो चुका था तब उसे ऐसी जॉब मिल गई थी जहाँ उसे 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा था। और अब शोरे को लगा कि टाइम आ गया है खुद का घर लेने का। शोरे और उसकी वाइफ अब मुंबई में एक अच्छा घर की छानबीन में लग गए थे और फाइनली पनवेल में एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। 3 BHK अपार्टमेंट और वो भी फुल्ली फर्नी जो उन्हें 90 लाख मिल रहा था। अब 1 लाख की सैलरी वाला आदमी, चलो दोनों मियाँ बीवी की कंबाइंड इनकम 2 लाख भी मान लो तो 90 लाख तो एक साथ अफोर्ड कर नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने 20 लाख की सेविंग से डाउन पेमेंट करी और बचे 70 लाख की ईएमआई बनवा ली। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि लगभग 58,000 पर मंथ की ई पे उन्होंने फाइनली अपना ड्रीम हाउस ले ही लिया। सारा पेपर वर्क और लोन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जब प्रॉपर्टी ओनर का खुलासा हुआ तो शौर्य के होश ही उड़ गए। असल में जिस नवी मुंबई में शौर्य ने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो ऋषभ की ही प्रॉपर्टी थी। एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी जो उसने 2011 में 1 लाख रुपए की खरीदी थी। और अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 11 साल बाद यानी 2022 में जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने गया तब उसकी वैल्यू 9,78,000 हो चुकी थी और उसने शौर्य को वही फ्लैट 90 लाख में बेचा। दरअसल ये परिवर्तन इसलिए हो पाया क्योंकि 2011 में दिखने वाला पनवेल अब 2022 में कुछ ऐसा दिखता था जहां सब कुछ पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका था। ऋषभ ने जो स्पेक्युलेटिव खेला था वो बिल्कुल सही बैठा और अपनी नौकरी के साथ और कमाई हुई अर्निंग्स को वापर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते करते अब उसके पास नवी मुंबई में 4 प्रॉपर्टीज थी जिसमें से एक खरीदी शौर्य ने। तो जैसे ही शौर्य ने ऋषभ को देखा वो हैरान हो गया और ऋषभ ने उससे मिलने के बाद बताया कि भाई मैंने इन 13 सालों में 4 प्रॉपर्टी खरीद ली हैं। दरअसल मैं नवी मुंबई में तब इन्वेस्ट किया था जब वो डेवलप हो रही थी और रियल स्टेट इकलौती ऐसी चीजें जो इन्फ्लेशन के दायरे में इतनी नहीं आती। उल्टा इन्फ्लेशन के साथ साथ रियल एस्टेट भी ग्रो होता है और साथ ही बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट्स भी और आसपास होती डेवलपमेंट के साथ रेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ पावर ऑफ रेंटिंग भी। 36 केज में ऋषभ के पास इतना पैसा था कि वो आराम से रिटायर हो सकता था और उसका एसेट उसे पैसा कमा कर दे रहा था। वरन बफेट कहते हैं इफ यू डोंट फाइंड द वे टू मेक मनी वाइट यू स्लिप यू विल बी वर्किंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। और कुछ ऐसा ही हाल था शौर्य का। इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि इतने में आकाश का जिक्र हुआ। शौर्य ने पूछा कि आकाश कहाँ है, आजकल नौकरी के लिए कहीं धक्के तो नहीं खा रहा। तो ऋषभ ने बताया नहीं भाई, उसकी गेम तो एकदम अलग है। उसने 2 साल नॉर्मल जॉब करने के बाद दलाल स्ट्रीट में नौकरी करी
और अब वो वहीं पर प्लेज्ड है। रुक, उसको भी बुलाता हूँ। आकाश का इंतजार करते शौर्य और ऋषभ दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। तभी आकाश एक ट्रू जेंटलमैन सेंस में अपनी गाड़ी से उतरता है और दोनों से बड़े दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होता है। आकाश का सिंपल वे ऑफ लिविंग देखकर शौर्य पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, लाइफ में कुछ हुआ कि नहीं, पैसा रुपया कमाया कि नहीं ढंग से। इस पर आकाश बड़ी ग्रेसफुली रिप्लाई करता है कि भाइयों बस अगले 5 सालों में रिटायर होने वाला हूँ। शौर्य मन ही मन सोचता है कि 1 साल रिटायर भी हो गया है और एक 5 साल बाद होने वाला है और मैं अकेला अगले 20 साल तक घर की ईएमआई भरने के लिए काम करूंगा क्या। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शौर्य पूछ ही लेता है कि भाई 5 साल में कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाली। इस पर आकाश उन दोनों को अपनी लाइफ स्टोरी बताता है। कहता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, बल्कि मैं सेविंग्स रूल और कंपाउंडिंग रूल की मदद से पैसा कमाया है और अब इतना हो चुका है कि बस -4 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो आकाश कंटिन्यू करते हुए बताता है कि हुआ यूं कि मेरी पहली नौकरी लगी एक ट्रेडिंग कंपनी में एज एन आईटी टेक्नीशियन। वहां मेरा काम तो अलग था, पर मैंने स्टॉक मार्केट के कुछ दांव पेश सीखे और अपनी 25 की सैलरी में से कुछ पोर्शन सेव करके इन्वेस्ट करता रहा। इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जिस सेविंग मेथड का यूज किया था वो था 5-0-3-0-2-0 रूल। मैंने 2-5-5-0-0-0 की सैलरी में से 50 पर हिस्सा अपनी नीड्स के लिए रखा, 30 पर वांट्स और एंटरटेनमेंट सोर्सेस के लिए और बाकी बचा परसेंट यानी 50 लाख रुपए इंडेक्स फंड में आईपी करने का फैसला लिया। इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सालाना 10 से 12 पर का रिटर्न देता है और स्टॉक इस बीच में कैसे परफॉर्म करते हैं आकाश ने अच्छे से सीख लिया था। 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के बाद आकाश को समझ आ चुका था कि अब अगर पैसा कमाना है और अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो अपना बिजनेस बिल्ड करने के साथ साथ इन्वेस्टिंग शुरू करनी होगी। आकाश अब अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांस फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया करता था। 28 की उम्र में जहां लोगों को समझ नहीं आता कि यूपीएससी या नौकरी करें, वहीं आकाश 3-3 काम करके पैसा कमा रहा था और महीने का 1 से लाख ऑन कर रहा था। इसके बाद आकाश ने बताया कि सबसे पहले मैंने जो 5 साल एसआईपी से पैसे बनाए थे उसको मैंने विड्रॉ किया। उसने बताया कि 5 सालों में उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो ऑन इन एवरेज सालाना 10 से % का रिटर्न दे रहा था वहां से उसके 50 लाख रुपए बन चुके थे। इन 92,000 में से उसने 88,000 एक्स्ट्रा ऐड किए और सबसे पहले लाख की लसम इन्वेस्टमेंट करी स्टॉक्स में। इस स्टॉक पोर्टफोलियो में उसे 17 पर का एवरेज रिटर्न मिल रहा था और आप 10 साल बाद देख ही सकते हो उसके पास कितना पैसा हो चुका होगा, 2 लाख पर। आकाश जानता था कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसलिए उसने निफ्टी फॉर इंडेक्स फंड में फिर से एसआईपी करने का फैसला किया, पर इस बार 5,000 की नहीं बल्कि एक तगड़े अमाउंट की। आकाश चाहता था कि वह मात्र 10 से 12 साल में 1 से 1.5 करोड़ के अमाउंट को सिक्योर करने के बाद रिटायर हो जाएगा, जिसके लिए उसने डिसाइड किया कि हर महीने वह 1-2-0-0-0 की इनकम में से 0-0-0-0 पर मंथ इन्वेस्ट करेगा और 732 रूल कंपाउंडिंग का यूज करेगा। तो ये 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहता है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट हर साल 10 पर से इंक्रीज करते हो तो पहले 7 साल में आपके पास लाख होंगे, फिर अगले 50 लाख मात्र 3 सालों में बन जाएंगे और अगले 50 लाख के लिए सिर्फ 2 साल का और इंतजार करना होगा। आकाश ने वो सर्टेन अमाउंट डिसाइड किया 10 लाख रुपए और कैलकुलेशन करी जो कुछ इस तरह आई, यानी आकाश की कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठ रही थी। आप देख ही सकते हो कि 7 साल में 50 लाख, फिर 10वें साल में 1 करोड़, 12वें साल में 1 करोड़ प्लस में जब तक वो रिटायर होता तब तक उसके पास 25 लाख के स्टॉक भी तो था जिससे उसे डिविडेंड भी मिल रहा होगा। पर इस कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। आकाश ने सोचा करोड़ जो 12 साल बाद कैलकुलेशन में शो हो रहे हैं
क्या 12 साल में इन्फ्लेशन के बाद भी इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी? क्या तब उसने इंडिया में चल रहे परसेंट एवरेज इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करा, जिसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह थी, आप यहाँ देख ही सकते हो। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद उन 1.5 करोड़ की एक्चुअल वैल्यू मात्र 1 लाख रुपए होगी। तो आकाश को ये समझ आ चुका था कि 10 लाख रुपए से तो कम नहीं होने वाला है। उसे अपनी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की जरूरत थी, जो 0000 पर मंथ की SIP से अचीव नहीं होने वाला था। इसलिए उसने पहले दिन से 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया और अब आप रिजल्ट देख ही सकते हो। 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। उसका 1 करोड़ का टारगेट 12 साल में आराम से अचीव हो जाएगा, वो भी आफ्टर इन्फ्लेशन। यानी अगर तीनों दोस्तों में देखा जाए तो आकाश ने बाकी दोनों को आराम से आउट प्ले कर दिया। चलो, ऋषभ को तो रियल एस्टेट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिल गई और 36 की एज में वो फाइनेंशियली फ्री भी हो गया। अब देखो, रियल एस्टेट में आपको बल्क में कैपिटल चाहिए, जो सही टाइम पे ऋषभ के पापा ने डाल दी। पर आकाश की टेक्निक और मल्टीपल इनकम सोर्सेस से पैसा कमाने की अप्रोच सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और एप्लीकेबल लगती है, जिसको शोर ने कभी समझने की कोशिश नहीं करी। अभी 36 की एज में ऋषभ रिटायर हो चुका था और आकाश भी -4 साल बाद रिटायरमेंट लेने ही वाला था। पर शौर्य वो तो भी 20 साल और नौकरी करेगा, क्योंकि उसके घर की EMI जो चुकानी है, बच्चे का महंगा स्कूल में एडमिशन करवाया है, उसकी फीस भी भरनी है, और जो महंगी लाइफस्टाइल शुरू से बनाई थी उसे मेंटेन भी तो करना है, जिसमें आराम से 1 से 1 लाख खर्च हो ही जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है रिच और मिडिल क्लास माइंडसेट के लोगों में। मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग पैसा आते ही उसे 10 जगह खर्च करने की सोचते हैं। आप में से कितने ही ऐसे होंगे जिनकी सैलरी आने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट रेडी होती है? कमेंट में यस लिखो। वह एक रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि कितने सोर्सेस से पैसा कमाया जा सकता है और ले रिटायरमेंट कैसे ली जा सकती है। यानी मिडिल क्लास लोगों के पास होता है पावर ऑफ लॉस एंड EMI, जो उन्हें एक दिन बर्बाद कर देता है। वहीं अमीर लोगों के पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो उन्हें आबाद और फाइनेंशियली फ्री बना देता है। जय हिंद।